नमस्कार। आज हम प्रपोजल्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन अग्रीमेंट, बिकॉज अगर प्रपोजल नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो फिर अग्रीमेंट नहीं होगा। सो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर द बेसिस फॉर एनी अग्रीमेंट, एंड देन फर्दर अग्रीमेंट इज द बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम प्रपोजल की, तो ये पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स एन अग्रीमेंट, क्योंकि अगर प्रपोजल नहीं होगा तो अग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज बी एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई को साथ में पढ़ें तो वो हमें बताता है कि इफ देर इज नो प्रपोजल देन देर कैन नॉट बी एनी प्रॉमिस, दैट इज नो प्रपोजल no promise, and if there is no promise then there is no agreement, and if there will be no agreement then there cannot be a contract. So therefore proposal, to understand proposal is also important, क्योंकि अगर proposal first step है तो वो है क्या। So section 2 subclause A has given us the meaning of the proposal. If we just go by the section as it says when one person signifies to another. So this particular line is giving us the meaning that यहाँ पे दो लोग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, मतलब एक इंसान अगर दूसरे इंसान को अपने willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. So if we take up all the ingredients, so there has to be two persons in law of contract talks about two parties. That means there has to be two parties, only then it can be an agreement. And then second ingredient is there should be communication by one to the other. That is communication of willingness to perform the promise. If I am making a proposal, so I am sort of communicating my willingness to do that particular thing or not to do something. तो जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बताते हैं अपनी willingness by giving that offer, that is by giving that proposal, willingness to do or to abstain from doing with a view to obtaining the consent of that other. अगर हम पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को साथ में पढ़े तो हम जब willingness अपनी देते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू कि आई वांट टू सेल माय कार, या फिर आई वांट यू टू वर्क इन माय मूवी एज एन एक्टर, एंड in which you will be restrained from acting in some other movie, मतलब to abstain from doing something, तो टू एब्सटेन। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपना प्रपोजल दे रहे हैं किसी दूसरे इंसान को कुछ करने के लिए, या फिर कुछ नहीं करने या कुछ नहीं करने के लिए। तो इट कुड बी अ पॉजिटिव प्रपोजल और इट कुड बी नेगेटिव, एज इन लाइक नॉट दैट नेगेटिव, बट इट कुड बी नेगेटिव, इट कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव कनोटेशन आल्सो, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दैट अदर। अगर मैं आपको कोई प्रपोजल दे रही हूँ तो देर इज दिस इंटेंशन इन माई प्रपोजल कि मैं इसलिए आपको प्रपोज कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रपोजल को कंसेंट दें। सो ए रोट अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे, ए रोट अ लेटर फॉर बी टू बी, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 5,000, विल यू बाय। सो वॉट इज इट हियर, ए ने क्या लिखा है बी को कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे 5,000 रुपए में। तो यहाँ पे क्या है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई और बी, और यहाँ पे विलिंगनेस है ए की इस लेटर के थ्रू कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं 5,000 रुपए में। तो ये एक मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। what do I mean by saying that mere supply of information, that is that had it been the case कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ लेकिन उसमें ये नहीं होता कि मैं अपनी गाड़ी कितने में बेचना चाहती हूँ, तो वो होता मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर लिखा होता कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 50,000 रुपीज, दैट इज ऑल्सो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे विल यू बाय इज नॉट देयर। सो अगर वहां पे विल यू बाय आएगा तो फिर उसको बोलेंगे हम कि यहाँ पे कंसेंट लेनी है खरीदने के लिए। What acts now? Next is what acts amounts to communication. Section 3 of the Indian Contract Act talks about communication, acceptance, and revocation of proposal. So there are in total 4 things which Section 3 is talking about. So if you just look at that, one is communication of proposal. Like अगर Section 3 में आप देखेंगे तो 4 चीजों के बारे में बात करिए। सबसे पहले communication of proposal, acceptance of proposal, revocation of proposals, and revocation of acceptance. By which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it.
So any act which actually conveys that you are proposing, that will be deemed to be made by any act or the omission of the party who is proposing or who is accepting or revoking. So section 3 is talking is giving us the information on 4 different things about the communication, where we are communicating about the proposal or the acceptance or the revocation of proposal or the revocation of acceptance. Now, when does the communication of proposal becomes complete? Where कब कम्युनिकेशन को हम पूरा मानेंगे कि अब पूरा हो गया, अब आगे नेक्स्ट स्टेप वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, लाइक प्रपोजल इज कंप्लीट एंड नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस स्टेप. So section 4 para number 1, if you read, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Now what is important here, अगर A B को कुछ communicate करता है, तो अगर B की knowledge में वो नहीं आया है तो फिर उसको हम communication of proposal नहीं मानेंगे. ये आप लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त से भी पढ़ेंगे, जिसमें हमें समझ आएगा कि कैसे उसमें कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि उसकी नॉलेज में ही नहीं थी वो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. So what is important here is section 4 is giving us the basis that communication of the proposal will complete only if it comes to the knowledge of the person to whom it is made. A making a proposal to B, so it will be complete when B gets to know about that proposal. Otherwise, it will not be a proposal from A side to B. So section 3, proposals should be communicated, and section 4, para 1 is, it will be completed when it will come to the knowledge of the person to whom the proposal is made. So दो चीजें याद रखनी है कि proposal communicate होनी जरूरी है by virtue of section 3, और वो पूरी कब होती है? सेक्शन 4 पैरा नंबर 1 हमें कहता है कि जिसको हम प्रपोजल दे रहे हैं उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वहां उनको प्रपोजल आया है. Now, there are some other rules of the proposals also, apart from what I just discussed in section 3 and section 4. Mere supply of information is not a proposal. Now, ये हमने जो mere supply of information का concept है, ये हमने एक English case से लिया है, हार्वी वर्सेस फेसी, which is popularly known as bumper hall pen case. तो इस केस में हमें बताया गया है कि जो statement का nature है, that will actually decide whether it is the proposal or the acceptance. एंड इस केस में सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सप्लाई हुई थी, उसमें और कोई इंटेंशन नहीं थी बेचने की. तो इसीलिए इस केस से हमें ये पता चलता है कि mere supply of information would not amount to proposal. There has to be an intention that if I am proposing something, so I also intend to take your consent. So it may be expressed or it may be implied. So section 9 of the Indian Contract Act says that it may be expressly given or it may be impliedly given. So insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express, and insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. अब promise जो हम proposal है वो expressly भी दे सकते हैं और impliedly भी दे सकते हैं. Now, when we talk about proposal must be capable of creating legal relationship, तो हमें अपने intention की बात करी है कि जब भी दो parties अगर कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो इंटेंशन होना चाहिए. Balfour versus Balfour is a landmark judgment to give us an understanding on the intention to contract. कि अगर if it is a social arrangement between two parties, then it will not amount to a commercial contract. So therefore, intention to contract means here that it must be capable of creating a legal relationship. Now, proposal if we are making, so that must be capable of making a legal relationship. Now, coming to next point, that is proposal differs from invitation to propose. जैसे कि हमारे different types of proposals होते हैं, तो जिसमें सबसे important है invitation to proposal. Now, how is it different and what relevance it has? क्योंकि आज अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनविटेशन टू प्रपोजल के ऊपर ही चलते हैं. वो चाहे अगर हम किसी मल्टीपर्पज स्टोर में जाके अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और अगर शेल्फ्स में जो सामान रखा होता है तो वो प्रपोजल नहीं है उनकी तरफ से, वो इनविटेशन टू प्रपोजल है उनकी तरफ से. और अगर हम वो सामान खरीदना चाहते हैं तो वो सामान हम शेल्फ से उठाते हैं, अपनी बास्केट में डालते हैं, शॉपिंग बास्केट में, देन वी गो टू द counter and then we propose it to the person that I want to buy this. For example, let's take an example of a detergent powder. For example, if we pick it up from the store, multi-purpose store, तो हमने उठाया, बास्केट में डाला, हम काउंटर पे गए, तो काउंटर पे जाके हमने बोला कि मुझे हमें ये खरीदना. हो सकता है कि वो मना भी कर दे
कि हो सकता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो या फिर उनकी कोई रिजर्वेशन हो उसके बेचने के लिए, तो वो इनविटेशन टू प्रपोजल है शेल्फ्स में रखने के लिए। और उसके बाद अगर हम जब काउंटर पे जाके खरीदते हैं तब हम प्रपोज कर रहे हैं, और जब अगर वो ले लेते हैं और बिल काट देते हैं तो वो उनका एक्सेप्टेंस है। सो दिस इज व्हाट इज invitation to proposal. There, I'll give you more examples. So, what is the difference between proposal and quotation? Quotation is what is invitation to proposal. जैसे tender हो गया, वो invitation to proposal है. Whereas proposal क्या है कि हम propose कर रहे हैं कि I want to sell something, and then it is up to the other person whether he wants to accept the proposal or not. So the rationale of this theory, invitation to proposal, is business convenience and prevention of injustice. नाउ एक केस है हमारा इसके ऊपर, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट। इस केस में भी यही इनविटेशन टू प्रपोजल के ऊपर ये केस है, जिसमें एक ड्रग केमिस्ट की शॉप पे अगर रखा हुआ है और वो इनविटेशन टू प्रपोजल वो जरूरी नहीं है कि वो बेचना चाहता है। वो इट इज नॉट दैट कि वो प्रपोज कर रहा है कि ये ले लो, इट्स नॉट अ प्रपोजल, इट इज केप्ट देयर, and it may amount to, it may amount to proposal and acceptance at the later stage. It may not amount to proposal and acceptance because it is a case, it is an example of invitation to proposal. We will do this case also in detail. Now what are the stages involved? Proposal में क्या stages हैं? Number one, proposal है और फिर acceptance to form an agreement. So there are two stages. कि A proposes to sell something to B. So this is proposal, and then B accepts that proposal. That is an agreement. Two stages here. Now how many stages are involved in invitation to proposal? Invitation to proposal is the first stage where we are inviting people to make proposal to us, कि मैंने एक invitation दिया है कि आप propose कीजिए. So this is the first stage. And second one is when you propose, then I may accept or may not accept. So this is third stage. So there are three stages involved in the invitation to proposal, whereas proposal में सिर्फ दो ही stage है, proposal किया, acceptance किया, फिर वो agreement हो गया. और invitation to proposal में three stages है. Invitation to propose, something is there in the shelf, तो वो invite कर रहे हैं. दूसरा, वो shelf से उठाया और proposal लेके आए, फिर acceptance किया. So these are the three steps involved in the invitation to proposal. Now, proposal is part of the agreement, whereas invitation to proposal is not a part of the agreement. Now, we have to understand this, that invitation to proposal is not a part of the agreement because the proposal is not yet started. So, therefore, this is the distinction between both the points. कि proposal एक ही transaction का part है, whereas invitation to proposal transaction start होने से पहले का part. So object of the proposal is with a view to obtaining the assent of the other, whereas invitation to proposal, the object is with a view to obtaining the proposal of that other. तो जो proposal का objective है वो दूसरे की assent के लिए है कि वो क्या accept करेगा मेरा proposal, whereas invitation to proposal का objective है कि वो proposal के लिए आपको offer कर रहा है, you give an offer to me if you want to buy that particular product, etc. And then in proposal, the burden of acceptance lies on the other to whom proposal is made. Now here, proposal में क्या है? Burden of acceptance जो है, that lies on the other person जिनको हमने proposal किया है. और invitation to proposal में क्या है? Burden of acceptance lies on the person who has made the invitation proposal. That means अगर for example वो product जिसका है उसी के ऊपर acceptance का burden है, क्योंकि जो invitation to proposal पहली stage थी वो transaction start होने से पहले थी, और फिर जो एक्सेप्टेंस का जो बर्डन है फिर वो उसी पे आ जाता है जो उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है. So this was the difference between the invitation to proposal and the proposal. So आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं टेंडर का एग्जांपल लेके, और जो मल्टीपर्पज स्टोर्स पे अगर जो शेल्फ्स में सामान रखा होता है, so while when you go and buy something from there, so you pick up something, some product which is there on the shelf, and then you go to the counter and then you get the billing done. So this is the process of the invitation to proposal, then proposal and the acceptance. Now coming to the specific offer and the general offer. There are two other different types of the offers that we have. One is the general offer. General offer is when we are making offer to people at large. जैसे हमने पूरे किसी को भी दे दिया, जिसमें acceptance जो होंगी वो या तो कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पे होंगी या फिर कुछ प्री रेक्विजिट्स होंगे, तो उसमें हम स्पेसिफिकली किसी को नहीं दे रहे, वी आर मेकिंग एन ऑफर टू जनरल पीपल एट लार्ज. वेयर ए स्पेसिफिक ऑफर इज when I'm making specifically to one particular group or to somebody, कि मैं किसी एक
दूसरे इंसान को दे रही हूँ या फिर पूरे या किसी 4 लोगों को दे रही हूँ, तो वो स्पेसिफिक ऑफर हो गया. Now, a proposal may be made to uncertain person, but the person accepting must be certain. This is what is Anson said in reference to general offer. कि proposal जो हम देते हैं वो किसी भी uncertain person को दी जा सकती है, उसी को हम general offer बोलते हैं कि हम uncertainty element is there, but जो acceptance होगी वो certain होनी चाहिए. अब इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि जनरल ऑफर क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. हमने सेम जो प्रिंसिपल है जनरल ऑफर का हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए. दैट इज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू his to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो अगर हम बात करें कि ये तो नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम जनरल ऑफर से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जनरल ऑफर में भी जब ऑफर दी जाती है तो एक इंटेंशन से दी जाती है कि आई इंटेंड टू डू दिस इफ यू एक्सेप्ट माई ऑफर. सो देयरफॉर section 2A can also be related to general offer. And of course, that's a part of the section clause A of section 2. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी में कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई और उसको जनरल पब्लिक डोमेन में डाल दिया और एडवर्टीजमेंट में लिखा कि अगर ये आप मेडिसिन यूज करेंगे कंज्यूम करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होएगा, और अगर होता है तो हमने इतना पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ है कि हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे. लेकिन और कुछ इंस्ट्रक्शंस थी कि इस दवाई को आपको इस तरीके से लेना है. तो फिर उनमें से कार्लिल जो है वन लिटिगेंट हियर, उन्होंने वो मेडिसिन ली, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, और लेकिन उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ. अब जो उनकी एडवर्टीजमेंट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर किसी को फिर भी इन्फ्लुएंजा होता है देन वी विल कॉम्पेंसेट. सो दिस इज व्हाट इट इज एन ऑफर विद एन असेंट with an assent to obtain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is to make a proposal. That means they have made a proposal and they have sort of conveyed that if we fail to perform we will compensate. तो कार्लिल ने जो लिटिगेंट है यहाँ पे कार्लिल, उन्होंने बोला कि ये ऑफर है, तो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने कहा कि ये ऑफर नहीं होगा बिकॉज इट वाज जस्ट अ मेयर एडवर्टीजमेंट पफ. बट इट कैन नॉट बी एन एडवर्टीजमेंट पफ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंटेंशन दिखा दी अपनी कॉन्ट्रैक्ट में आने की बाय डिपॉजिटिंग सर्टेन मनी इन द बैंक अकाउंट. So therefore it was considered as a general offer and the company was liable for making the compensation to the litigant in this particular case. And we also have Indian cases, हमारे पास कुछ Indian cases भी हैं general offer के ऊपर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, हरभजन वर्सेस हरचरण. सो ये दोनों केसेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि जनरल ऑफर इज अ गुड ऑफर एंड द टेस्ट इज द नेचर ऑफ द प्रपोजल, कि क्या प्रपोजल का नेचर है, क्या पर्पस है उस प्रपोजल का, एंड वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिसाइड करा जाएगा कि वो ऑफर है या नहीं है. और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त और हरभजन वर्सेस हरचरण दोनों में ही जनरल ऑफर को गुड ऑफर माना गया है. नाउ next is cross proposals. Incidentally, it happens that a proposal from one side on a thing on the terms coincide with the proposal from the another side. That means दोनों की जो proposal है वो cross कर रही है एक दूसरे को. Example जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, A made to be sale of made a proposal to be sale of old car in 50,000 rupees on 1st January. Which was received by B on 4th January, whereas B had also sent a proposal on 3rd January to buy the same car at 50,000 rupees. तो दोनों पार्टीज एक ही बारे में बात कर रही हैं, लेकिन दोनों ही प्रपोज कर रही हैं. सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ प्रपोजल ही है. सो बोथ आर प्रपोजल्स या प्रपोजल, बट टू व्हाट इज द पॉइंट विच वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हियर कि प्रपोजल इनफ नहीं होता अग्रीमेंट के लिए. ऐसा नहीं कि ए ने बी बोले कि आपने भी तो वही बात बोली थी जो मैंने बोली है, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ई चेंजेस हिज माइंड टुमारो देन एंड बी नेवर एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही थॉट कि मैंने अगर प्रपोजल भेज दिया तो इसका मतलब यही है कि मैं भी आपकी कार खरीदना चाहता हूँ. तो फिर अगर बाद और ए को कोई और बायर मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल somebody else has purchased the car, तो फिर क्या बी उसको सू कर सकता है फॉर नॉट सेलिंग द कार. तो हियर क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ है, दोनों की साइड से प्रपोजल हुआ, जब कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सिर्फ दोनों प्रपोजल अगर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो वो अग्रीमेंट नहीं होगा.
So what is essential of cross proposal? Same parties to both proposals, same subject matter, same terms, they are crossing each other during communication. Invitation to proposal or invitation to offer, invitation to treat, we have done this. So आप इसको डिटेल में करने के लिए फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट पढ़ सकते हैं. देन दूसरे केसेस जो जनरल ऑफर के ऊपर हैं वो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, हरभजन वर्सेस हरचरण है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वर्ल्ड कंपनी, एंड दीज टू केसेस can be referred on this point. Now coming to revocation of proposal, mode of revocation के बारे में बात करते हैं. सेक्शन 6 कि कैसे हम प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं. रिवोक मतलब हम उसे वापस खत्म कैसे कर सकते हैं, उसके 4 तरीके बताए हैं यहाँ पे. नंबर 1, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, कि हम नोटिफाई कर दें कि हम अपना प्रपोजल जो है वो रिवोक कर रहे हैं और दूसरे पार्टी को उसके बारे में नॉलेज है, मतलब उसको नोटिफाई हो गया है. दिस इज फर्स्ट वे. दूसरा, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed, by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance. अगर टाइम पीरियड गिवन है तो उस टाइम पीरियड के लैप्स होने के बाद वो प्रपोजल अपने आप रिवोक हो जाएगा, और अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो रीजनेबल टाइम वुड बी कंसिडर्ड. अब रीजनेबल टाइम क्या होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है. तीसरा है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस. कई बार क्या करते हैं, हम प्रपोजल कुछ देते हैं तो उसके हम कंडीशन लगा देते हैं. प्रेसिडेंट होता है कि अगर आप बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, कि अगर आपको इस तरीके से आपकी एक्सेप्टेंस हमें कम्युनिकेट करनी है या फिर आपको इस तरीके से ये एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना है, तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रपोजल में है एक्सेप्टर के लिए, तो अगर आप वो फुलफिल नहीं करते तो भी उसको रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल माना जाएगा. चौथा है बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजल, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. Now death of the proposer, जिसने proposal दिया या तो उसकी death हो गई है या फिर insane हो गया है वो, and that the fact of his death or insanity has come to the knowledge of the acceptor before acceptance होने से पहले, तो फिर इसको हम revocation of proposal माने. Now is there any time limit for the revocation? So I will just discuss this one by taking an example here. So situation ऐसा है कि A wanted to sell his old laptop and price of the laptop is 50,000 rupees, and A made this proposal to B, C, D and E. Now acceptance must be made within 15 days. तो यहाँ पे mode of the acceptance भी बता दिया है, that is 15 दिन में आपको बताना है, और उसको इंटेंशन है ही, प्रपोजर जो है एक अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं 50,000 में, तो सेक्शन 2 क्लॉज ए के हिसाब से देयर इज एन इंटेंशन आल्सो टू ऑब्टेन द असेंट फ्रॉम द अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बाइंग द लैपटॉप. नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल विद ओनली वन, दैट वी ऑल नो. We cannot sell the same one laptop to 4 of them, but proposal has been given to many. Now what do we do? Because proposal दिया तो 4 लोगों को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक ही के साथ हो सकता है. अब आगे इसको समझते हैं कि 5th डे में बी एक्सेप्टेड एंड परचेज द लैपटॉप, इट इज डिलीवर्ड टू बी, नो फर्दर नोटिस गिवन टू एनीवन. तो बी ने एक्सेप्टेंस करा, उसने खरीद लिया लैपटॉप एंड इसको डिलीवर भी हो गया, और उसके बाद कोई नोटिस भी नहीं दिया गया दूसरे लोगों को कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सो आई नो मोर, I revoke my proposal to you. Nothing of that sort happened. 10th day में C accepts A's proposal and D has no notice of the previous facts, and on 15th day D also accepted the proposal. So B लैपटॉप ले चुका है, C ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और D को पता नहीं है पहले क्या हुआ है, that means there is no knowledge of the previous fact that has happened. So 15th day D ने भी एक्सेप्ट कर लिया. Now A claims frustration of the contract from the court in this case. Now what should be done? Whether the frustration should be allowed or not, or the compensation should be given or not. तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें सेक्शन 6 अच्छे से समझना चाहिए, और अगर सेक्शन 6 जैसे बोलता है कि इस तरीके से हम रिवोक कर सकते हैं, अगर इनमें से किसी भी तरीके से रिवोक नहीं किया है तो वो प्रपोजल माना जाएगा, और उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो पोजीशन है वो ये है कि ए विल पे कॉम्पनसेशन टू सी एंड डी, या ए विल
कॉम्पनसेट सी एंड डी, क्योंकि सी ने 10th डे को एक्सेप्ट किया और डी ने 15th डे को एक्सेप्ट किया, अंडर सेक्शन 73 फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. And self-created impossibility is no excuse under section 56 of the Indian Contract Act. And another law that we have in India is under section 6, that is notice of revocation should be there, या फिर by the expiry of the time prescribed for acceptance, ये भी नहीं था इस सिचुएशन में. कंडीशन प्रेसिडेंट कोई ऐसी थी नहीं, 15 दिन का टाइम था, तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किया. सो डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, ऐसा भी कोई केस नहीं है. सो सेक्शन 6(4) is to be read with section 37(2) general rule, that is LR to perform the contract. Okay, this point we will take up later on. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये कॉम्पनसेशन मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस किया है विद इन दैट पीरियड. Now, with this, I want to tell you that there are few cases on proposal and acceptance, and specifically on proposal, that you can understand, that you can read, and the next video we will talk about these cases in detail. Carlyle versus Carbolic Smokeball Company, Lalman Shukla versus Gauridat, Amichand versus Food Corporation of India, Punjab and Haryana High Court. Thank you.